अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 3 बार रुकने कौमी असेंबली, 2 बार वफाकी वजीर और 1 बार सेनेटर रहने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी आज दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं। आसिफ जरदारी मुल्क की तारीख में वो पहले सिविलियन हैं जिन्हें 2 बार सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज होने का एजाज हासिल है। आज कौमी असेंबली, सेनेट और चारों सूबाई असेंबलियों में होने वाले सदाती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई से था, जिसमें आसिफ अली जरदारी 411 वोट लेकर मुल्क के सबसे बड़े मनसब पर फाइज हो गए हैं, जबकि उनके मुकाबले में महमूद खान अचकजई को 181 वोट मिले हैं। अहम बात यह कि आसिफ अली जरदारी ने आज कौमी असेंबली और सेनेट से मजमूई तौर पे 255 वोट लिए हैं, जबकि महमूद खान अचकजई को 119 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। इसी तरह पंजाब असेंबली में आसिफ अली जरदारी को 43 इलेक्टोरल वोट मिले हैं और महमूद खान अचकजई को 18 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। सिंध असेंबली में आसिफ अली जरदारी को 58 जबकि महमूद खान अचकजई को 3 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में महमूद खान अचकजई को 41 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी को वहां से सिर्फ 8 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जबकि बलूचिस्तान असेंबली में आसिफ अली जरदारी को 47 वोट मिले हैं और महमूद खान अचकजई को वहां से कोई वोट नहीं मिला। और इसी तरह आसिफ अली जरदारी 411 वोट लेकर दूसरी मरतबा सबराए मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं, जबकि 2008 में वो 702 में से 481 वोट लेकर पहली बार सदर मुंतखब हुए थे। अहम बात यह कि आज गैर मामूली तौर पर सदाती इलेक्शन के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से किसी किस्म का शोर शराबा या एहतजाज देखने में नहीं आया और खासतौर पर कौमी और असेंबली और पंजाब असेंबली में जो सेशन था वो पुरअमन रहा। जबकि इलेक्शन के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदाती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने अपनी शिकस्त को कबूल करते हुए ये तस्लीम किया कि ये पहले इंतखाबात थे जिसमें ना वोट खरीदे गए और ना बेचे गए। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने सदाती इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए इस इलेक्शन को जाली करार दे दिया है। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम और माशी बहरान की मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के बाद आसिफ अली जरदारी का बतौर सदर इंतखाब अहमियत का हामिल है, क्योंकि आईनी एतबार से मुल्क के 2 सबसे बड़े ओहदों पर अब 2 ऐसी शख्सियात बरजमान हैं जिन्हें उनकी मुफाहमती और अदम टकराव की पॉलिसी की वजह से जाना जाता है। और इसीलिए अब ये सवाल अहम है कि क्या ये नया सेटअप मुल्क को सियासी और माशी दलदल से निकालने में कामयाब हो सकेगा या नहीं, वो भी ऐसे वक्त में कि जब इस सेटअप की साख पर कानूनी, सियासी और अखलाकी तौर पर संजीदा सवाल उठ रहे हैं। अहम बात यह कि 18वीं तरमीम के बाद वैसे तो सदर मुमलिकत का ओहदा अलामती हैसियत रखता है जिसका पॉलिसी या फैसला साजी में कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन हालिया इंतखाबात के बाद जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के दरमियान इक़्तिदार की तकसीम हुई है, उसमें सदर जरदारी का सदर मुमलिकत बनना अहम है। अहम बात यह है कि आज जब आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत के साथ सदर मुंतखब हुए हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, मगर आसिफ जरदारी जब 2008 से 2013 तक पहली बार सदर बने थे उस वक्त वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नून लीग अपोजिशन में थी, और इस दौरान मुतादिद मौक़ों पर आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के रॉन्ग साइड पर थे, जबकि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पर खड़ी नजर आई। 2008 में सदर बनते ही जजेस की बहाली में ताखीर का मामला सदर आसिफ अली जरदारी और नून लीग के दरमियान महाजराई की वजह बना था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के इम्पीचमेंट और 60 बरतरफ जजेस की बहाली के मुआहदे के नतीजे में ही नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी। मगर सदर बनने के बाद आसिफ अली जरदारी इस मुआहदे से पीछे हट गए और कहा कोई मुआहदा कुरान या हदीस नहीं होता, जिस पर नून लीग ने एहतजाजन इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की। और फिर फरवरी 2009 में पंजाब में गवर्नर राज के नफाज के बाद नून लीग और वकला ने लॉन्ग मार्च का आगाज किया और फिर मार्च 2009 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी की मुदाखलत के बाद सदर आसिफ अली जरदारी जजेस की बहाली पर मजबूर हुए। सदर आसिफ जरदारी ने एस्टैब्लिशमेंट, वकला और सियासी जमातों के दबाव के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी समेत दीगर जजेस को बहाल तो कर दिया, मगर उसके बाद यही तनाज़ा मुंतखब हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाजराई और जुडिशल एक्टिविज्म के नए दौर की इब्तिदा की वजह बना। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपनी बहाली के बाद 79 सुमोटो केसेस लिए थे, जिसने हुकूमत को अमली तौर पे मफलूज करके रख दिया था। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NRO के कानून को कलअदम करार दिया था, जिसके बाद स्विस हुकाम को सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ खत ना लिखने के मामले पर एक नई कानूनी जंग शुरू हुई, जिसके नतीजे में यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत की सजा में वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा था। अदलिया से महाजराई के अलावा मेमोगेट स्कैंडल सदर आसिफ अली जरदारी और उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी की एक और वजह बना था। कहा जाता है कि उस वक्त आसिफ अली जरदारी इस हद तक दबाव में थे कि वो रात को सोते हुए अपने सराहने बंदूक रख के सोया करते थे। मगर मेमोगेट स्कैंडल की तहकीकात के लिए बनने वाले सुप्रीम कोर्ट की कमीशन, जिसकी सबराई जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे, उन्होंने इस मामले में हुसैन हकानी को रियासत से गद्दारी का मुर्तकब ठहराया था, मगर आसिफ अली जरदारी को क्लीन चिट दी थी। और अब वही जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान
कल आसिफ अली जरदारी से सदारत का हल्फ लेंगे। मेमो गेट के मामले पर एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई के बाद 2015 में आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के सामने मुजाहमत की कोशिश की और ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी थी, जिसके बाद उन्हें तवील अरसे बैरूनी मुल्क रुकना पड़ा था। मगर आसिफ अली जरदारी की एस्टैब्लिशमेंट से मुजाहमत की शायद ये आखिरी कोशिश थी, क्योंकि उसके बाद से आसिफ अली जरदारी ने एस्टैब्लिशमेंट से मुफाहमत और अदम टकराव की जो पॉलिसी शुरू की है वो आज तक जारी है। इसके अलावा आसिफ जरदारी के पहले दौरे सदारत का सबसे बड़ा कारनामा 18वीं तरमीम है, जिसमें आइन की 102 दफात में तरमीम करके सदारती इख्तियारात को पार्लियामेंट और वफाकी इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। और पीपल्स पार्टी आज भी आसिफ जरदारी के इस इक़दाम का सबसे ज्यादा क्रेडिट लेती है। 1988 से सियासत का आगाज करने वाले आसिफ जरदारी ने अपने 36 साल सियासी कैरियर में कई ऊंच नीच का सामना किया है। वो करप्शन के जमात में 11 साल जेल में भी गुजार चुके हैं। सियासत में कोई उन्हें मुफाहमत का बादशाह कहता है तो कोई उन्हें मफादात का बादशाह कहता है, लेकिन अब उनको और हुकूमत को दो बड़े चैलेंजेस का सामना है, एक माशी और दूसरा सियासी। और मसला यह है कि आज की सूरत हाल में ये दोनों मसाइल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ तो हुकूमत को निजकारी, टैक्स नेट में इजाफे, गर्दिशी कर्जे पे काबू और बैरूनी अदायगियों के बहरान समेत कई माशी चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए सियासी इस्तेकाम और सियासी जमातों और इदारों को एक पेज पर होने की जरूरत है। तो दूसरी तरफ इस वक्त मुल्क को सिविलियन मिलिट्री इम्बैलेंस का मसला भी दरपेश है, जिसमें सियासी जमातों को अपनी खोई हुई सियासी स्पेस वापस लेनी है और जमहूरी इदारों की खुद मुख्तारी के चैलेंजेस का सामना है। यानी सिर्फ माशी मसाइल के हल की नज़र से देखा जाए तो सिविलियन बालादस्ती के बयानी पर समझौता जारी रखना पड़ेगा, और अगर सिविलियन बालादस्ती के असूल के मुताबिक सियासी हल की तरफ तवज्जो दी जाए तो हुकूमत और इदारों के दरमियान टकराव का खतरा पैदा होता है, जिससे मुआशी अदम इस्तेकाम जन्म ले सकता है। हुकूमत इस पेचीदा मसले से कैसे डील करेगी, इस पर हम सियासतदानों का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। सलीम साफ़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है शाहजेब खानज़ादा साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले आपकी तरफ आते हैं हामिद मीर साहब, क्योंकि मैं देख रहा था आपका एक ट्वीट भी अभी जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 34 साल पहले आप ही ने डेली जंग में यह खबर दी थी कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बाकायदा सियासत का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसके बाद फिर वो मुंतखब भी हुए पार्लियामेंट में। तो आपने तो उनकी सियासत को बड़े करीब से देखा है। अब ये दूसरी मरतबा जब सदर बने हैं तो आप इनके इस दौर को, आने वाले दौर को उनके पिछले सदारती दौर से अगर कंपेयर करें तो उसमें क्या अब आपको फर्क नजर आएगा? जी शहजाद साहब, आसिफ जरदारी साहब ने 1988 में पॉलिटिक्स नहीं शुरू की थी, उन्होंने 1990 में शुरू की थी। जब बेनजीर भुट्टो साहबा 1988 में प्राइम मिनिस्टर बनी तो उस वक्त जरदारी साहब पॉलिटिक्स में नहीं थे और वो कोशिश करते थे कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से दूर रहें, लेकिन इसके बावजूद उनको मिस्टर 10% का खिताब दिया गया। और फिर जब 1990 में बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत ख़त्म हो गई और उन पर इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने अपने खामद के साथ मिलकर बड़ी करप्शन की है, तो फिर उसके बाद फैसला हुआ कि अब आसिफ जरदारी साहब पॉलिटिक्स में आएंगे। और जब मैंने रोजनामा जंग में ये आर्टिकल लिखा था कि जरदारी साहब अब पॉलिटिक्स में आने वाले हैं, तो उसके बाद वो गिरफ्तार हुए थे, उससे पहले वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। और ये भी आप को पता ही है कि 1990 से लेके और 2024 तक जो उनका 34 साल सियासी कैरियर है, उसमें से 13 साल और 7 महीने उन्होंने जेल में गुजारे हैं। 13 साल 7 महीने, और इसमें वो अरसा भी शामिल है जब पहली मरतबा सदर बनने के बाद वो फारिग हो गए थे, तो उसके बाद फिर इमरान खान के दौर में भी उनको गिरफ्तार किया गया था। और उस गिरफ्तारी के दौरान जब एक दफा वो क्योंकि MNA थे तो वो असम्बली आए थे, कौमी असम्बली में आए थे, तो उनका मैंने इंटरव्यू किया, तो वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो इंटरव्यू रुकवा दिया गया था और कहा गया कि कोई भी अंडर ट्रायल मुलजिम जो है उसका इंटरव्यू नहीं हो सकता। बहरहाल आपने तो काफी उनकी सारी बैकग्राउंड बताई है, लेकिन एक जो ये जो आज इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के हवाले से मैं समझता हूं कि हमें कुछ पॉजिटिविटी जो है उसकी तरफ भी जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं 3-4 दिन से ये कहा जा रहा था जी कि वो इमरान खान था, उसने तो महमूद खान अचकजई की नकलें उतारी थी, उसके बारे में ये कह दिया था, वो कह दिया था, और जो कुछ शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के बारे में कहते रहे उसका किसी ने जिक्र ही नहीं किया। अच्छी बात है, अब हमें ना तो महमूद खान अचकजई के बारे में जो इमरान खान ने कहा उसकी तरफ जाना चाहिए और ना ही जरदारी साहब के बारे में जो शहबाज शरीफ ने कहा उसकी तरफ जाना चाहिए। देखें, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, पॉजिटिव है। पहली बात तो यह है कि आसिफ जरदारी साहब 13 साल 7 महीने जेल में गुजारने वाले
सियासतदान हैं, वो अब दूसरी मरतबा ऐवान सदर में आए हैं। उनको मिस्टर 10% कहा जाता था और सिर्फ 4-5 साल पहले तक तो उनका इंटरव्यू भी जो है वो नहीं चल सकता था टीवी पे। अब वो पाकिस्तान के सदर बन गए हैं, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। दूसरी पॉजिटिव चीज ये है कि महमूद खान अचकजई जो कि तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार थे, उनको उनके अपने सूबे बलोचिस्तान से एक वोट भी नहीं मिला, लेकिन उनको गद्दार कहा जाता है, उनको पंजाब का दुश्मन कहा जाता है, लेकिन पंजाब असेंबली में उनको आज 100 के करीब वोट मिले, जो इलेक्ट्रोल वोटों की सूरत में 18 वोट बनते हैं। सही। और कौमी असेंबली और सेनेट से उनको 119 वोट मिले हैं। तो एक आदमी को मिस्टर 10% आप कहते थे, वो दूसरी दफा पाकिस्तान का सदर बन गया है। दूसरा जो उनके मुकाबले पे था, उसको आप कहते थे कि वो गद्दार पतन है, गद्दार पाकिस्तान है। उसको आज पंजाब से भी वोट मिल गए हैं, उसको आज कौमी असेंबली से भी 119 वोट मिल गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग इल्जाम लगाते हैं, सियासतदानों की किरदार कुशी करते हैं, वो तारीख की गर्दो गुबार में गुम हो जाते हैं, लेकिन सियासतदान यहीं पे हैं। सही। और ये इसीलिए जरदारी साहब जो है 2015 में उन्होंने ये बात की थी ना कि आर्मी चीफ जो होता है वो 2-3 साल के लिए आता है, तो सियासतदान तो हमेशा यहीं पे रहते हैं। और वो तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वायरल है, वो दुरुस्त भी साबित आज हुई के बात। इलेक्शन का एक और जो सबसे पॉजिटिव चीज है आज के इलेक्शन की, कि एक बहुत बड़ी जो एक सियासी डिवाइड थी कि 3-4 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस का फैसला किया और एतराफ किया कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ नाइंसाफी हुई थी, और अब कहा जा रहा है कि उनको कौमी शहीद करार दिया जाए। तो जिस शख्स ने उनको फांसी पे लगाया था, जनरल जियाउल हक, आज के सदारती इलेक्शन में उस जनरल जियाउल हक के बरखुरदार एजाजुल हक ने आसिफ जरदारी साहब को वोट डाला है। और मेरा ख्याल है कि इस पर हमें एजाजुल हक साहब जो है उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक बहुत जो डिवाइड है वो खत्म कर दी। इंतखाबात आज थे, उस पर आपने बात की और आपने काफी सारे पॉजिटिव्स और कुछ दिलचस्प बातें भी बताई। साफी साहब, 2008 से 13 का जो पीरियड था, जिसमें हुकूमत भी थी, खैर उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की, तो बड़े उनको दुश्वारियां थी, जुडिशरी उनके खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट उस वक्त उनके खिलाफ थी। खुद जरदारी साहब का जो केस का मामला था कि स्विस कोर्ट को खत लिखा जाएगा स्विस हुकाम को या नहीं लिखा जाएगा, वो चैलेंजेस अब इनके सामने नहीं है और इनकी हुकूमत भी नहीं है और हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बन रहे, वोटों में बन रहे हैं लेकिन वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे। कैसा देख रहे हैं आपको कि आसिफ जरदारी साहब का अब इस पूरे सेटअप में क्या रोल होगा? एक मैं थोड़ा सा इजाफा करूं जो हामिद मीर साहब ने फरमाया जरदारी साहब की सियासत से मुतालिक, वो जरदारी साहब की बेनज़ीर भुट्टो साहब का शौहर बनने के बाद की सियासत की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ शादी से पहले भी सियासत की थी और 80s में उन्होंने कौंसलर का इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे, और आज देखे वो सदर पाकिस्तान दूसरी बार मुंतखब हो गए। दूसरे जो चैलेंजेस की बात आपने की, तो उस वक़्त चैलेंजेस एक तरह के थे और अब के बार चैलेंजेस दूसरी तरह के हैं। इस वक्त चैलेंजेस मुल्क को है माशी चैलेंज जो सबसे बड़ा, और दूसरा पोलराइजेशन का चैलेंज है। और लोग ये समझते हैं कि ये तो दोनों पार्टियां एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, तो अगर ये एक दूसरे की टांगें ना खींचे और जरदारी साहब जो सदर बन जाता है वो फिर पार्टी का सदर नहीं होता, वो सदर पाकिस्तान होता है। तो अगर सदर पाकिस्तान का रवैया अदा करें तो जरदारी साहब मईशत की बेहतरी में भी हुकूमत का हाथ बटा सकते हैं और PTI या बाकी जमातों के साथ जो तनाव है उसकी कमी में भी वो किरदार अदा कर सकते हैं। और जरदारी साहब ने माजी में 1-2 मरतबा बावजूद इन सब नेगेटिव चीज़ों की जो उनकी जान से मुंसलिक है लेकिन 1-2 मरतबा उन्होंने कौमी लीडर का किरदार अदा किया है और सदर का किरदार अदा किया है, कौम के सदर का। एक किरदार उन्होंने अदा किया था कि जब उन्होंने गवादर हांगकांग की कंपनी से वापस लेकर चीन को दिया था और उसमें अपने ज़ाती दोस्तों को इस्तेमाल किया, उनके पैसे को इस्तेमाल किया और उनसे लेकर वो चीनी कंपनी को दे दी। एक ये किरदार, और दूसरा 18th अमेंडमेंट का किरदार कि उसमें उसने ख़ुद सदर के इख्तियारात भी वो वज़ीर-ए-आज़म को दोबारा मुंतकिल कर दिए। तो मेरे ख्याल में अगर जरदारी साहब, उसी दौर में NFC अवार्ड भी था जो कि काफ़ी अरसे बाद हुआ, बलूचिस्तान पैकेज जो था उस हवाले से भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इसीलिए तो आप उनको जो मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। तो अगर मुफाहमत वो पॉजिटिव सेंस में करे, अपने मफादात की बजाय
मुल्क की मफादात के लिए करे, तो जरदारी साहब से बेहतर फिर ये काम कोई और नहीं कर सकता। सही है। तो शाहजेब साहब, इस वक्त जो है वो किरदार जरदारी साहब का मुफाहमत का है या फिर मफादात का है? क्योंकि कहा यह जा रहा है, ये तज्ज़िये हो रहे हैं कि इस वक्त तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इदारे हैं और जरदारी साहब हैं, उनको साथ बैठना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको चैलेंज है PTI का, इमरान खान का। तो ये मुफाहमत है या इसको आप मफादात की तरह देख रहे हैं? देखिए, ज़ाहिर सियासत मफादात के लिए तो होती है। आप पावर में आना चाहते हैं, पावर में रहना मफाद के लिए होता है। अपनी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो पावर में रहकर कर सकते हैं, और पावर का जो रास्ता है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कहीं ना कहीं जहाँ वोट से निकलता है तो वो मुफाहमत करके भी निकलता है। मगर जो चैलेंजेस की बात हो रही है शहजाद, मैं आज दिन में भी ये बात की जा रही थी कि जरदारी साहब को बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है बहुत कुछ वो नहीं कर सकते हैं, ना ही शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं। 2018 में जब बात की जाती थी उस वक्त मसला ये था कि सारे काम इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर हो रहे थे। ऑपोजिशन को उनकी ख्वाहिश पर जेल में डाला जा रहा था, चाहे जरदारी साहब हो या फिर शहबाज शरीफ साहब हो या दीगर रहनुमा हो। इस्टेब्लिशमेंट उसमें किरदार अदा कर रही थी। इस वक्त इमरान खान साहब की लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट से, उसमें उसके बेनिफिशरी जरूर हो सकते हैं जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा, मगर बुनियादी लड़ाई इस वक्त जो चल रही है वो वहां चल रही है। तो या तो इनके आपस में इख्तिलाफ हो जाए या फिर वहां पर कोई बात बन जाए, तो उसी सूरत में कोई रास्ता निकल सकता है। दूसरी बात जो हो रही थी, देखिए जो आज हो रहा है कि इमरान खान साहब के उम्मीदवार हों अचकजई साहब या फिर शहबाज शरीफ साहब के उम्मीदवार हो जरदारी साहब, सियासत तो है ही मुमकिनात का खेल, ये गलत नहीं है। मसला ये है कि जो माजी में किया जा रहा था, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब ने किया हो और उन्होंने जरदारी साहब के लिए कहा कि लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, या फिर इमरान खान साहब ने अचकजई साहब को अफगानिस्तान का और इंडिया का एजेंट का और उनकी नकलें उतारी हो, वो गलत था। और मसला पता है क्या है? मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने तो 2 दफा माफी मांग चुके हैं वो, जो उन्होंने जरदारी साहब के लिए कहा था। मगर जो कुछ PTI कर रही है वो आज कह रही है अचकजई साहब ने अपना रास्ता दुरुस्त किया है, हम तो पहले ही सही रास्ते पे थे। नहीं थे जी, आप सही रास्ते पर। अचकजई साहब पहले भी यही बातें करते थे। आप जनरल बाजवा की गोद में बैठे हुए थे और अपनी गोद में आपने जनरल फैज हमीद को बिठाया हुआ था जब अचकजई साहब ये बातें करते थे। वो आज भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो वो माजी में करते थे। आपने अपने रास्ता बदला, पता नहीं आर्जी तौर पर बदला या मुस्तकिल तौर पर बदला। हाँ, लेकिन शाहजेब साहब इसमें देखें, माजी, एक तो माजी हम बहुत पीछे जा सकते हैं कि 4-5 साल पहले उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन जो ये इलेक्शंस हुए हैं उससे पहले भी बिलावल साहब तो एडमेंट थे कि हम नून लीग के साथ हुकूमत में नहीं आएंगे। जो 16 माह की हुकूमत थी, हमारा आखिरी तजर्बा था। इन्हीं बिलावल साहब ने अभी पिछले 1.5 महीने पहले नवाज शरीफ को लाडला सिस्टम का लाडला करार दिया था कि वो बैसाखियों के जरिए आ रहे हैं। तो आप जो बात करें, अब इस हुकूमत के बस में ज्यादा नहीं है, वो इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि ये बैसाखियों के जरिए आए हैं, जो बिलावल साहब खुद इस हुकूमत पे या फिर नवाज शरीफ पे इल्जाम लगा रहे थे इलेक्शन से पहले, या इसकी वजह कुछ और है? नहीं, दोनों बातें हैं। ज़ाहिर बैसाखियों वाला मसला भी है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। बिलावल साहब ने एक्सट्रीम पोजीशन ली। बिलावल साहब ने अब से कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि जी फॉर्म 45 का मसला हमारा नहीं है, दीगर जमातों का हो सकता है। वो दुरुस्त कह रहे हैं, सिंध में उनके इतने मसाइल नहीं है। कराची की 2-3 सीटों पर PTI का जरूर क्लेम है जो कि पीपल्स पार्टी ले गई, या फिर मुल्तान की 2-3 सीटों पर PTI का जरूर क्लेम है, वरना जो PTI का ज्यादा बड़ा क्लेम है वो नून लीग की सीटों पर है। मगर मसला ये है शहजाद के आज सिर्फ और सिर्फ नून लीग की बेनिफिशरी नहीं है कि अगर PTI का क्लेम ठीक है कि जी उनके बहुत सारी मुतादी सीटें जो उनसे छीनी गई, उसके नतीजे में अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं तो आज उसी के नतीजे में जरदारी साहब सदर भी बने हैं। तो अब पीपल्स पार्टी भी इक्वल बेनिफिशियरी है, वो लाडला नहीं कह सकती सिर्फ नून लीग को। तो फिर इस वक्त जो सिस्टम है उसमें एक दरमियान का रास्ता जरूर निकाला है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली थी। तो उसके बाद कि हम हुकूमत में आपको साथ दे देंगे मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब वो आर्जी है या मुस्तकिल, मगर बहरहाल आप अब इक्वली बेनिफिशियरी हैं। सही, एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद यहीं से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, शाहजेब खानज़ादा साहब और हामिद मीर साहब। मीर साहब, आप ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो कैबिनेट है उसको तो ज्वाइन नहीं किया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिस तरह सपोर्ट नून लीग ने किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, और इसके अलावा जो नून लीग पीपल्स पार्टी भी अब कह रही है, ज़रदारी साहब ने कहा कि जहाँ पे भी हुकूमत को ज़रूरत होगी हम अपना बाजू देंगे उनको। तो आपको लग रहा है कि ये जो बीच में कुछ खदशात थे कि शायद पीपल्स पार्टी कुछ इश्यूज पे मुखालफत करे और सपोर्ट ना करे, वो अभी मौजूद है या अब सब कुछ बेहतर नजर आ रहा है? जी देखें शहजाद साहब, जो आसिफ जरदारी साहब का जो सदर बनना है ना, ये दरअसल ये जो मौजूदा सिस्टम है और ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये इसकी बका की ज़मानत है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े इसरार के साथ आसिफ जरदारी साहब को जो सदर बनवाया है, तो इसकी एक और भी वजह है। कुछ चीज़ें जो हैं वो मीडिया पे कुछ और इंप्रेशन मिलता है, लेकिन टीवी की स्क्रीन के पीछे कोई और चक्कर चल रहा होता है। ये शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि
पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट में शामिल ना हो। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल ना हो, और वो एक छोटी काबीना रखना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे इसमें कुछ ऐसे लोग टेक्नोक्रेट्स आ जाएं जिनके साथ मिलके वो हुकूमत को सही तरीके से चला सकें, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ले ले, और जरदारी साहब जो है वो हर सूरत में सदर पाकिस्तान बन जाएं, भले अपने साथ चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी ले लें। तो उनका एक ख्याल था कि जरदारी साहब जब हमारे साथ होंगे तो हमारी हुकूमत के पाँव के नीचे से कालीन खींचने वाला या सीढ़ी खींचने वाला कोई नहीं रहेगा, और बाकी जो छोटी पार्टीज हैं वो मिलकर हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनको फिर कन्विंस किया गया, बनाया गया, और उसमें एक उनकी कोशिश ये भी थी, पीपल्स पार्टी वो पब्लिकली तो नहीं मानेगी कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ना हो, और शहबाज शरीफ साहब अगर हो जाएं तो फिर हम तैयार होंगे इस हुकूमत की मदद करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि बिलावल साहब जो हैं, जैसा कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, उन्होंने एक पब्लिक पोजीशन ली हुई थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कि ये लाडले हैं एस्टेब्लिशमेंट के। अच्छा, और एक और जो अहम वजह है वो ये है कि जो बहुत कोशिश की गई कि पंजाब असम्बली में भी और ख़ास तौर पे नेशनल असम्बली में भी कोशिश की गई कि जितने वोट बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिले उससे ज़्यादा वोट आसिफ जरदारी साहब को मिले। इसकी वजह यह थी कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बलोचिस्तान की सतह पे एक 4 कॉमप्रस्त पार्टियों का एक इत्तेहाद बनाया था, और उन्होंने बहुत सख्त तनकीद की थी नून लीग पर भी और पीपल्स पार्टी पर भी और एस्टेब्लिशमेंट पर भी। तो इनकी कोशिश ये थी कि इनको इतने वोट डलवाए जाएं जरदारी साहब को कि अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं, जो कि टूट गए हैं। लेकिन इसमें मैं एक और आपको बात बता दूं कि जो, क्योंकि मैं अब बहुत सी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख के वाकयात हैं उसका मैनी शाहिद भी हैं। 2007 में लंदन में नवाज शरीफ साहब ने एक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का इजलास बनाया था, और वहां पे उन्होंने एपीडीएम बनाई थी, ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और महमूद खान अचकज़ई साहब को उसका कन्वीनर बनाया था, और इमरान खान साहब जो हैं वो उसमें शामिल थे। और फिर जब 2008 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हो गई, तो ये जो एपीडीएम है इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। तो एपीडीएम की जो 3 जमातें थी, काजी हुसैन अहमद की जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकज़ई की पीके मैप, इन तीनों ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जरदारी साहब ने कोशिश की, इमरान खान के पास बंदे भेजे, अचकज़ई साहब के पास बंदे भेजे कि आप इलेक्शन का बायकॉट ना करें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। अब नवाज शरीफ साहब एपीडीएम के बानी थे, एपीडीएम ने इलेक्शन के बायकॉट का फैसला किया, और आखिर में फिर नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया, और इमरान खान, काजी हुसैन अहमद, खान अचकज़ई बाहर रह गए। तो उसके बाद फिर इमरान खान और अचकज़ई साहब जो हैं वो ज्यादा देर इकट्ठे नहीं चले, लेकिन 2007 में ये दोनों इकट्ठे थे, दोनों ने इकट्ठे इलेक्शन का बायकॉट किया, जिसकी वजह से 5 साल तक ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर भी हुए। उसके बाद ये दोबारा अब इकट्ठे हुए हैं, और इनका जो इकट्ठा होना है, मैं समझता हूं ये अच्छी चीज है। जिस तरह शहबाज शरीफ का और जरदारी साहब का इकट्ठे होना अच्छी बात है, तो अचकज़ई साहब का और इमरान खान का इकट्ठे होना भी अच्छी बात है। मुझे जरा साफी साहब से भी इस पर बात करने दें। साफी साहब, ये जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये कह रही है हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे, असेंबली के अंदर भी एहतजाज करेंगे, बाहर भी करेंगे, वो अपने रिगिंग के केसेस को लीगल फोरम से भी लेके जा रहे हैं, ये क्या इस हुकूमत के लिए खतरा है? क्योंकि अब जो रिजर्व सीट्स का फैसला है उसके बाद तो प्रैक्टिकली कौमी असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी है, सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद की मेजॉरिटी है, सदर इनका अपना है, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ है, जुडिशरी से कोई टकराव नहीं है, तो कोई खतरा है क्या इस हुकूमत को? नहीं, ये एक यूनिक तजर्बा है। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि 2 जमातें इत्तेहादी भी हैं, लेकिन उन्होंने आईनी ओहदे ले लिए और हुकूमत में शामिल नहीं हुए। और आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी आएगी भी नहीं हुकूमत में? हो सकता है आ भी जाए आने वाले वक्तों में, लेकिन सरेदस्त ये एक यूनिक तजर्बा है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि आप ज़िम्मेदारी को फ़िक्स कर सकते हैं। मसलन अभी ये पिछले जो पीडीएम की हुकूमत थी, तो हम पीपल्स पार्टी वालों के साथ बैठते थे तो वो कहते थे नून वालों ने तबाही कर दी, नून वालों के साथ बैठते थे वो कहते थे जेयूआई वालों ने तबाही कर दी, जेयूआई वालों से बैठते थे तो वो कहते थे फ़लाँ ने तबाही कर दी। तो एक तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर नाकामी होगी तो शहबाज शरीफ की होगी, और अगर कामयाबी होगी तो शहबाज शरीफ की होगी। दूसरी बात, मैं हैरान होता हूँ कि ये बाज़ लोग कहते हैं कि जी ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत है। कमज़ोर हुकूमत अगर आप एक और एंगल से देखें तो ये बड़ी मजबूत हुकूमत भी है,
क्योंकि इसमें सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया है। सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत, मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, फिर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म सबके स्टेक से। और मैं हामिद मीर साहब के इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो सदर आसिफ जरदारी का उस मनसब पे बैठना गारंटी ये ख़ुद गारंटी है तवालत इक़्तिदार की शहबाज शरीफ साहब की। और जहाँ तक ये जो इलेक्शन का गर्द गुबार है ना, ये वक्त के साथ साथ बैठ जाएगा। आज भी आपने देखा कि कुछ बड़े पॉजिटिव चीज़ें हुई। आज PTI वालों ने वो एहतजाज नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, महमूद खान जगज़ई साहब ख़ुद जरदारी साहब को मुबारकबाद देने के लिए उनके पास गए। जरदारी साहब उधर नहीं थे, रज़ा रब्बानी साहब और एक और लीडर बैठे हुए थे, उनको उन्होंने मुबारकबाद दी और अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी और उनको मुबारकबाद भी दी और उनको मैसेज भी दे दिया। साथ साथ उन पे ज़ोर दिया है शहबाज शरीफ और उन पे कि वो मुफाहमत के लिए काम करें। सही है। मैं शाहज़ेब साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लूँ ताकि आपको अनइंटरप्टेड फिर मैं टाइम दे सकूँ, क्योंकि इस वक्त जो काबीना की तश्कील एक असल मामला है और उसमें भी इस वक्त कई खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि केटे के सेटअप वाले लोग भी होंगे, वज़ीर ख़जाना कौन होगा, इस पर अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शाहज़ेब, ब्रेक में जाने से पहले काफ़ी सारी हमने बात तो की जरदारी साहब के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट का रोल है वो एक सिंबॉलिक है, एक कलामती रोल है। जो असल काम करना है वो शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी काबीना ने करना है, लेकिन एक गैर ज़रूरी ताख़ीर देखी जा रही है। क्या इसकी वजह आपको ये लग रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से अब तक फैसला नहीं हुआ है? यही वजह लगती है। और मेरा ख्याल है ज़रा एक तो शायद जो नून लीग अपनी टीम चाहती थी उस हिसाब से उन्हें वो टीम अब नहीं मिल रही है। वो सिंपल मेजॉरिटी सोच रहे थे, नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर सोच रहे थे, उस कैबिनेट में तो वजीर खजाना फिर डार साहब नहीं होना था, तो इसलिए नहीं अनाउंस हो पा रहा है। और ये बहुत ज्यादा अहम है, आप सही कह रहे हैं। और इनफैक्ट साफी साहब भी ठीक कह रहे थे कि मजबूत उस वक्त हमने देखा है तारीख में कि 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत भी मजबूत नहीं होती। 2013 में सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, वो भी मजबूत नहीं साबित हुई। इमरान खान साहब उस वक्त तक मजबूत रहे जब तक इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। तो जो नंबर्स हैं उससे ज्यादा हमने देखा है कि इदारे कितना चलने देते हैं किसी भी हुकूमत को, उसके खिलाफ साजिशें ना हो रही हो, उसको खींचा ना जा रहा हो। तो अभी तक तो लगता है कि उस वक्त तक स्ट्रांग है जब तक ये मामला रहे, मगर वो उस वक्त तक रहेगा शहजाद जब तक के इकोनॉमी ट्रैक पर होगी और डिलीवर करेगी। इसलिए जल्द टीम अनाउंस करें। एक अच्छी बात है कि क्लैरिटी है शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने IMF के प्रोग्राम में जाना है और रीस्ट्रक्चर करना है इकोनॉमी को, रिफॉर्म्स करने इकोनॉमी में। उम्मीद करते हैं कि जो दावे कर रहे हैं उसी हिसाब से रिफॉर्म्स होंगे, सारा बोझ गरीब आदमी पर नहीं डाल देंगे। और शाहज़ेब, लेकिन यहाँ पे ये भी ज़रूरी है ना कि हर मर्तबा अब नून लीग ये नहीं कह सकती कि सिविलियन स्पेस जो है वो इमरान खान की वजह से लूज़ की है तो अब हम क्या करें। ये बात तो दुरुस्त है, उनकी अपनी गलतियाँ थी तहरीक इंसाफ की, लेकिन अब इस हुकूमत को भी कहीं पे एक फुल स्टॉप डाल के बेहतरी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, एक तो हमने देखा है जो केयरटेकर सेटअप में थे इंटीरियर मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। अगर अब मोहसिन नकवी साहब भी ओहदा लेके वफाक में आ जाते हैं तो वो जो इल्ज़ाम लग रहे थे कि जानिबदार केयरटेकर गवर्नमेंट हैं और अब उन्हीं के लोग अगर हुकूमत में भी आ जाएंगे तो वो तकवीत पकड़ेंगे इल्ज़ामात, तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और नॉर्म्स है उनको भी तो जिंदा रखना है ना इस हुकूमत ने। वो दुरुस्त है और जाहिर अब जो कुछ भी गलत होगा उसका ब्लेम अब केयर टेकर पर नहीं जाएगा इन पर। मगर सारा मसला ये है कि इस वक्त जो मामलात खराब है तहरीक इंसाफ के, वो इदारों के साथ है। ब्लेम जाएगा जरूर डेमोक्रेटिक हुकूमत पर, मगर उनके पास कितना स्पेस है उसमें ये सब ना होने देने का। मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादतियां ना हो, कानून के मुताबिक सारा का सारा मामला हो। मगर इनके लिए है मुश्किल, ये बेनिफिशरी है सारे के सारे प्रोसेस के, चाहे वो इलेक्शन की सूरत में हो, प्री इलेक्शन की सूरत में हो या फिर अब हुकूमत बनाने की सूरत में हो, तो उसमें कितना स्पेस इनके पास होगा ये सारी चीजें करने के लिए। मगर सवाल डेफिनेटली इन्हीं से होगा कि जब आप ज्यादा गिला नहीं कर सकते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आप आगे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो तो शायद उम्मीद लगा बैठे थे कि हुकूमत गिर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे और हमें मौका मिलेगा। ये शराब देखें, तहरीक इंसाफ का बड़ा यूनिक सिचुएशन है, उनके मामला देखते हैं कब बेहतर हो। मगर इस वक्त मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ने इतने झूठ बोले हैं कि अब जबकि उनके कुछ जेन्युइन क्लेम्स हैं उस पर भी सवाल उठ रहा है। वो शेराया वाली मिसाल हो रही है उनके साथ। 2013 में उन्होंने झूठ बोला, धांधली नहीं हुई थी, ना मीडिया इन्वॉल्व था, ना इफ्तिखार चौधरी साहब इन्वॉल्व थे, 35 पंक्ति झूठ था, वो सारे झूठ थे। मगर तहरीक इंसाफ अभी भी झूठों से बात नहीं आ रही है, उनके कुछ जेन्युइन क्लेम्स हैं। अब 140 सीटों से शुरू हुए थे वो, 150, 160, 180, 200 पे चले गए। 2 करोड़ वोट से शुरू हुए थे वो, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ वोट पर चले गए। हर चीज में झूठ बोलना है। खान साहब को गोली लगी,
शौकत खानम की स्टोरी कह रही थी, रिपोर्ट कह रही थी कि 4 आपको फ्रेगमेंट्स है बुलेट्स के, मगर उन्होंने कहा नहीं मुझे 4 गोलियां लगी हैं सर। आपको एक भी गोली लगी तो बहुत बड़ी बात है और नहीं लगनी चाहिए थी, नहीं मगर 4 लगी हैं और 6 तो इमरान इस्माइल की शलवार में से गुजर गई हैं। हर बात में झूठ बोलना है। जिले शाह आपने अब खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को इंटरव्यू करते हुए एक्सपोज कर दिया था कि किस तरह तहरीक इंसाफ ने उस पर झूठ बोला उनकी उनकी इंतकाल पर, मगर उसका भी सारा का सारा ब्लेम डालना है। तो इतना ज्यादा झूठ बोलती है तहरीक इंसाफ, इतना ज्यादा एग्जैजरेट करती है कि उनका जो जेन्युइन क्लेम होता है उस पर भी सवाल उठना शुरू हो जाता है कि इस बार भी ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो कम से कम झूठ ना बोले, आपकी कुछ जेन्युइन शिकायत है उसके ऊपर अगर आप कायम रहेंगे तो शायद आपको वहां से कोई ना कोई स्पेस मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, शाहजेब खानजादा साहब, सलीम साफी साहब। हमें एक ब्रेक लेना है, इसके बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। जो सियासी मेहमान हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से और आगे ये हुकूमत ने कैसे चलना है, क्या चैलेंजेस है, उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। आठ फरवरी के आम इंतखाबात के बाद एक और जो अहम मरहला था वो था सदारती इंतखाबात का, जो आज मुकम्मल हुए हैं और आसिफ अली जरदारी अब पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए हैं और दूसरी मरतबा वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए हैं। यहाँ से मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, पहले उस पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है PTI के सीनियर रहनुमा या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सदर आसिफ अली जरदारी साहब तो आज इलेक्ट हो गए हैं, ऑब्वियसली नंबर्स उनके पास ज़्यादा थे तमाम असेंबलियों में, लेकिन ज़रा पहले मैं चाहूँगा कि जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उस पर पहले बात कर ले। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के दौर को आपने कैसा देखा? खासतौर पे कुछ ऐसे वाकयात आए जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहे। हमने देखा जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीम का बिल उनके पास गया था, वो ना उन्होंने मुस्तरद किया ना मंजूर किया, उस पर कंट्रोवर्सी बनी, PTI की तरफ से बड़ी तनकीद हुई। फिर इलेक्शन डेट जब देनी थी आम इंतखाबात के लिए, वो उन्होंने एक एडवाइस ही दी, उस पर हतमी डेट नहीं दी, उस पर PTI ने बड़ी उनको तनकीद की। आप कैसे देखते हैं उनके 5.5 साल दौर को? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत आसान होता है कि हम माजी की तरफ देख के फिर कोई राय कायम करें, लेकिन जब आप मुश्किलात के बीच में होते हैं तो उस वक्त इंसान का पता लगता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, क्या आप प्रेशर ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो बड़ा हंगामा खेज दौर था जो हमारा गुजरा, उसमें बड़े तारीखी मौके आए। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तारीखी मौका वो था जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंसें इमरान खान साहब ने 2 वज़राए खारजा की मुनाकिद की, अफगानिस्तान के इशू पे, फिर वहाँ इस्लामिक ब्लॉक की बात की, और उसके बाद जो अदम एतमाद का एक सिलसिला चला और वो माजी की तारीख एक बार फिर दोहराई गई कि जब माजी में बहुत ही पहले वक्तों में, जब शायद हमारी पैदाइश भी नहीं थी, जब हेनरी किसिंजर साहब ने किसी ज़माने में भुट्टो साहब को धमकी दी थी और वो फिर अमल में भी आई जब उनको कहा था कि आपसे मिसाल बना देंगे, वही तारीख फिर दोहराई गई। एक बड़ी ताकत ने फिर मुदाखलत की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि बहुत से लोग जो आज अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, वो यूज हुए या जाने या अनजाने में, और एक ऐसी हुकूमत खत्म हुई जिसके पीछे अवाम खड़ी थी और जिसका हक था कि 5 साल पूरे करते। बहरहाल उस दौर में सदर मुमलिकत ने अपना एक किरदार जरूर अदा किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखें तो सदर का जो ओहदा है उसके साथ अगर कवर पॉलिटिकल ना हो उसकी अपनी हुकूमत का, तो अकेला शायद उसके पास इतना इख्तियार इंतजामी नहीं होता। बहुत सी चीजों में सदर साहब ने किरदार जरूर अदा किया होगा, लेकिन चूंकि हमारी जमात के सीनियर आदमी हैं, मैं खुद उनको वोट दिया था, मर्दान का जरी सदर था, वो जनरल सेक्रेटरी के वोट पे खड़े थे, सीट पे खड़े थे, तो मैं उनके बारे में इस वक्त जब वो सुबह करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी कोशिश की होगी जिसकी तरफ आपने निशानदही की है, जहां उनसे एक्सपेक्टेशन हम लोगों की उस वक्त ज्यादा थी। अच्छा, जो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की आप बात करें, उस पर तो जो उनका अमल था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ही गैर आईनी करार दे दिया। उस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो उमर अता बंदियाल थे, उनके हवाले से तो आपके कोई ग्रीवेंसेस भी नहीं है, बल्कि उस वक्त तो ऑपोजिशन ये कहती थी, यानी कि जो आपके मुखालफी ने ये कहते थे कि वो आपको सपोर्ट करते हैं केसेस में, तो वो तो उड़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 पे। लेकिन जो दूसरे जो मैंने केसेस की बात की, क्योंकि मैंने इसलिए उनका जिक्र किया कि PTI का रिएक्शन उस पर काफी आता था, तो उस हवाले से आप समझते हैं कि तसल्ली बख्श नहीं था उनका किरदार? नहीं शहजाद भाई, मैं उनके बारे में इस वक्त इस माहौल में, जब वो एक दिन हुआ है गार्ड ऑफ ऑनर लेके रुखसत हुए हैं,
सबकदोश हुए हैं, हमारी जमात के बहुत ही सीनियर तरीन लोगों में से हैं। तो मेरे ख्याल में जब थोड़ा सा वक्त गुजरेगा उसके बाद बैठ के बहुत सी चीज़ें एनालाइज होंगी। हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरियां हों। हमारी एक्सपेक्टेशन, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, जमात की हमारी उनसे काफ़ी ज़्यादा थी और उन्होंने अपना किरदार अदा किया भी होगा। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ सुखम तो हर जगह कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन मेरी दुआएं उनके साथ हैं और अल्लाह करे कि वो अपना किरदार अदा करते रहें। सीनियर आदमी है, सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं। एक लिहाज से उनका बहुत बड़ा रोल था कि उनसे पहले ममनून साहब सदर थे, आपको याद होगा, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ममनून हुसैन साहब। और उनसे पहले आसिफ जरदारी साहब सदर बने थे, दोबारा वो सदर बने हैं। ये अलवी साहब वाहिद सदर हैं पिछले 10, 15, 20 सालों में जो 2 दफा हल्का जीत के आए हैं। पॉलिटिकल वर्कर हैं, प्योरली पॉलिटिकल वर्कर और एक पढ़े लिखे आदमी, और जो अपनी काबिलियत पे इमरान खान साहब ने उनकी जो है एक पॉलिटिकल खदमात के बदौलत उनको ये ओहदा दिया था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपना कोशिश जरूर की है एक किरदार अदा करने की, और ये एक अच्छी बात है। एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि चाहे कुछ भी हो, एक पॉलिटिकल सदर से दूसरे पॉलिटिकल सदर की तरफ अब इख्तियार गया है, तो वो जो बीच में एक गैप आ जाता था डेमोक्रेसी को, जो एक झटका लगता था, तो शुक्र है कम से कम 10-15 साल से वो नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है एक ही दिन हुआ है, देख रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आई रिमेंबर अवाब अलवी साहब जो उनके साहबजादे, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ही पैगाम था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पोजीशन इमरान खान के सामने वाजे करूंगा, हकायक उन्हीं को बताऊंगा। तो शायद मेरे ख्याल से अब जब मौका आएगा तो वो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और जरा बताइएगा कि इस हुकूमत के हवाले से आप लोग बार बार कहते रहे कि हम इनको पार्लियामेंट के अंदर भी चैलेंज करेंगे, बाहर भी करेंगे, हुकूमत चलने नहीं देंगे, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। लेकिन अब अली मोहम्मद खान साहब, सदर भी इनका है, स्पीकर भी इनका है, सेनेट चेयरमैन भी इनका होगा, और हुकूमत की जो तादाद है, जो नंबर है, वो तो अब 2/3 मेजॉरिटी तक पहुंच चुका है। आप लोगों का क्लेम है कि 180 सीटें हमारी बनती थी, लेकिन प्रैक्टिकली इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। अब कैसे इस हुकूमत को आप टफ टाइम दे सकेंगे? और क्या अब 5 साल पीटीआई ऑपोजिशन में ही बैठे के ऑपोजिशन करेगी, यही किरदार होगा आपका? देखिए, अपोजिशन का जो किरदार है, जब तक हम अपोजिशन में वो अदा करते रहेंगे। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बजोरे ताकत इनको हुकूमत नहीं करने देंगे। हम पॉलिटिकल बात की है। पॉलिटिकल आदमी एहतजाज कर सकता है, वो अदालत जा सकता है, वो असेंबली के अंदर, असेंबली के फ्लोर पे एहतजाज कर सकता है, पुरअमन एहतजाज रोडों पे कर सकता है। आप अपना एक आईनी किरदार अदा करते हैं पॉलिटिकल, वो हम करेंगे और वो हम कर भी रहे हैं। मजीद भी इसमें तेजी लाई जाएगी। सही। और इस हवाले से जो आप कहते हैं कि पॉलिटिकल किरदार अदा करेंगे, तो आपकी उम्मीदें क्या ट्रिब्यूनल से ही हैं कि जो आपके जो केसेस हैं रिगिंग के हवाले से, वहां से आपको रिलीफ मिलेगा, या इस हुकूमत से आपकी कोई और एक्सपेक्टेशन भी है? नहीं, हुकूमत से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी है? हुकूमत तो शब खून मार के आई है। और अगर आप ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो किसी पॉलिटिकल वर्कर के लिए, चाहे वो किसी भी जमात का हो, ये कोई बहुत उम्मीद अफजा सूरत हाल तो नहीं है। देखें, हुकूमत में आ जाना ये कोई बहुत खुशी के शादियाने बजाने का वक्त तो नहीं होता। अगर आप अपनी ताकत से आए होते हैं, एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए एक प्रॉपर वोट लेके अगर आप जीतते हैं, तो आपके पीछे एक अवाम की ताकत होती है, एक विजन के तहत आप आते हैं। इस वक्त आप एक मांगी तांगी की हुकूमत में बैठे हैं। आज आप इनकी सूरत हाल देख लें कि जिनकी सपोर्ट से बैठे हैं वो वजारत में आना नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी। आज मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट से उनका सदर बन रहा था। आज चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब मैदान में आज होते, असेंबली में बैठे होते, मियां नवाज शरीफ उधर बैठे होते। अगर इनके आपस में कोई अच्छी कोऑर्डिनेशन है, तो आज जब सदर साहब का ऐलान हो रहा था, जब वोट आखिर में पोल हो गए, तो ऐवान में तो मुस्लिम लीग नून के कोई 20 मेंबर भी नहीं होंगे, सारे चले गए वोट डाल के। तो आपस में इनकी ये कोऑर्डिनेशन है। हमारी हुकूमत जब शब खून मार के उन्होंने खत्म की और आपस में जब ये हुकूमत में बैठे, तो उस वक्त अगर उन्होंने अच्छा काम किया था, तो अब क्यों शर्मा रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने से? इसका मतलब है कि ये फेल हो गए। एक फेल एंटरप्राइज को दोबारा कौम के ऊपर बैठा दिया गया है। एक वजीर आजम जो अपनी सीट हार चुका है, एक वजीर आला मरीम साहिबा जो अपनी सीट हार चुकी हैं, शहबाज साहब अपनी सीट हार चुके हैं, उनको बैठाया गया है। अब आप मुझे बताएं, ऐसे माहौल में क्या आपको पॉलिटिकल होप नजर आती है? कोई विजन होगा इनके पास जो आप बात कर रहे हैं कि कोई गर्मजोशी नहीं नजर आ रही, वो मेरे ख्याल से आपकी असेसमेंट आपके दिल बहलाने के लिए तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी कोई गारंटी है, तो वो ये है कि सदर अब आसिफ अली जरदारी साहब बन गए, तो वो तो नहीं चाहेंगे, जब उनके स्टेक्स सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, आईनी ओहदे भी उनके पास है, तो इस हुकूमत को वो गिरता हुआ देखें, ये तो उनके भी फेवर में नहीं है, सबके स्टेक्स हैं। नहीं, मैं ये तो आपको मैं सजेस्ट नहीं कर रहा कि जरदारी साहब खुदा न खास्ता कोई इतना जो है वो अपनी जमीर की आवाज पे अब चलना शुरू हो गए हैं, माजरत के साथ,
कि वो इस जैली हुकूमत को घर भेजेंगे, ये तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि ये एक दूसरे के लिए एक पॉलिटिकल बोझ बन गए हैं। कोई भी किसी को कंधा देने के लिए, सियासी कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों आज जरदारी साहब काबीना में बैठने के लिए तैयार नहीं है? वजह उसकी ये है कि 18 महीने ये फेल हो गए। अवाम के सामने ये इस जमहूरियत की जो लाश है, इसका कंधा उठा के जाना चाहते नहीं। जमहूरियत की लाश ही होगी ना अगर अवाम के वोट पे आप नहीं आए और आप फॉर्म 47 की ताकत पे आए हैं। 178 सीटें पीटीआई ने जीती हैं, 17 सीटों वालों को बैठा दिया गया है। आप मुझे बताएं इसके पास क्या विजन होगा, क्या अवामी सपोर्ट होगी? सारे के सारे इनके बड़े जो लीडर्स हैं, जितने भी इनके लोग हैं जो अपने आप को बड़े बड़े लीडर कहते हैं, सारे अपनी सीटें हारे। ख्वाजा आसिफ साहब अपनी सीटें हारे, एहसन इकबाल साहब अपनी सीट हारे, मियां साहब खुद हारे, छोटी सीट भी हारे, बड़ी भी हारे। इसमें अली मोहम्मद खान साहब ये जो बात है ये बड़ी अहम है, क्योंकि हमारे सामने भी रिजल्ट्स आ रहे थे। फॉर्म 45 जो है वो हमारे पास भी मौजूद थे। तो और जो आपके ओपोनेंट्स हैं, मैं बार बार कोट कर चुका हूं, मुस्तफा नवाज खोकर साहब हो या कोई और दीगर लोग हो, वो भी फॉर्म 45 वही बताते जो आप बताते। तो आपके ये क्लेम्स जो है ये मजबूत क्लेम्स हैं, जिस पे आप कह रहे हैं कि हम कानूनी चार्ज भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप इन क्लेम्स को एग्जैजुरेट करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि आप अपना जेन्युइन केस भी खराब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मामला 150 से शुरू हुआ, आप 183 की बात कर रहे हैं, कोई 200 कह रहा है कि 200 सीट हमारी होती, और इसी तरह 178, टेक माय फिगर, टाइम विल प्रूव इट राइट। 178 पीटीआई, 17 मुस्लिम लीग नवाज, सिर्फ 17 सीटें नून लीग जीती है। 17 वालों को बैठा दिया गया ऊपर। आप कह रहे हैं जमहूरियत, ये जमहूरियत का जनाजा है जो बैठा है वहां पे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होगी जब इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और बाकायदा होनी चाहिए, और ट्रिब्यूनल्स मौजूद है। आई होप कि ट्रिब्यूनल्स में जजेस की जो तादाद है उसको बढ़ा के इसको बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि फॉर्म 47 जो है वो मुताबिकत ना रखता, इस तरह तो हमारे इलेक्शन बेमायनी हो जाएंगे। ये तो मैंने पोजीशन काफी मरतबा ली है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ आप लोगों के बड़े एग्जैजुरेटेड क्लेम्स होते हैं। मैं उसमें इजाफा करता हूं, एक तो जो चले नंबर्स के हवाले से आप कह रहे हैं कि आपका दावा दुरुस्त होगा। शेर मरवत साहब ने आज कहा है कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने जिंदाल साहब को इंडिया में पैसे दिए कि वो शूटर भेजेंगे साउथ अफ्रीका से, दुबई से, उनको कत्ल करने के लिए। शंदाना गुलजार साहब आपकी एमएनए है, पहले भी आपकी कैबिनेट में रह चुकी है, वो कह रही है कि मरियम नवाज ने जो है उनकी ऑडियो लीक है जिसमें उन्होंने कहा था कि जिले शाह का कत्ल करो, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ बार बार जब तक वो मर नहीं जाता। ये बहुत संजीदा किस्म के इल्जामात हैं, इनको इतना आराम से नहीं कह देना चाहिए। बल्कि आज तो शायद नून लीग इस पे एफआईए का केस भी उनके ऊपर कर रही है। ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी अली साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है। सवाल मैंने आपका सुन लिया, बीच में कोई कॉल शायद आ गई थी। देखिए, मैं तो आपको पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको सीटों की बात कर रहा हूँ जो उस रात आपके सबके चैनल्स ने चलाया, बताया, और उसके बाद अचानक जो है सब कुछ ब्लॉक हो गया, इंटरनेट बंद था, और अगली सुबह जो है रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज थे। बाकी जो आपने दो और चीजें जो बताई हैं उसके बारे में तो मुतालिका हमारे ऑनरेबल मेंबर्स बात कर सकते हैं। मैं तो आपको पॉलिटिकल जो ओवरऑल इलेक्शन हुआ है उसके हवाले से मैंने आपको बात, उसमें जो है इनकी मेजॉरिटी सीटें, इनके सीनियर लीडर्स अपनी सीटें हार चुके हैं, उसके बावजूद उनको बैठाया गया। मेरा तो पॉलिटिकल नुक्ता है, और नुक्ता यह है कि जिस हुकूमत के पीछे अवामी मैंडेट ना हो वो आगे चल नहीं पाती। अगर आपने इसी तरह बैठाना है तो इसी तरह बगैर एक पॉलिटिकल मैंडेट के और बगैर अवाम की सपोर्ट के, तो मुशर्रफ साहब भी 8 साल बैठे रहे, 9 साल, जियाउल हक साहब जो है 11 साल बैठे रहे, अयूब खान साहब 10 साल बैठे रहे। तो क्या उनको लेजिटिमेसी मिल गई? क्या सिर्फ हुकूमत की कुर्सी पर बैठ के लेजिटिमेसी आपको मिल जाती है? ताकत से लेजिटिमेसी नहीं आती, लेजिटिमेसी आती है आईन से और इलेक्शन के हवाले से आप लोगों के क्लेम्स है उस पर तो चले हमने बात कर ली। मैंने आपकी तवज्जो इसलिए दूसरी तरफ लेके गया हूं क्योंकि आप भी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है। आज शेर मरवत साहब जब बात कर रहे थे, असद कैसे साहब उनके हमरा खड़े होते, ये सारे सीनियर आपकी पार्टी के लोग हैं। मैं कह रहा हूं इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा देना चीफ मिनिस्टर। देखिए, इन बातों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। अगर मरवत साहब इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो उनके पास कोई सबूत होगा, चाहिए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। इस मुल्क में ये तो नहीं है कोई शख्स एक बात कर रहा है उस पर ही केस करने। एक आदमी को अगर वो कह रहा है मुझे जान का खतरा है, हाँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना इस बात की। वो भी सिर्फ टीवी क्लेम्स ना हो ना, फिर बाकायदा उनके पास भी सबूत हो ना, उसके बुनियाद इल्जाम तो ना लगाए। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इस नुक्ते पे आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर उनको कोई खतरा है, उनको कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? अगर एटलीस्ट भूल जाए कि शवाहिद मौजूद है तो फिर जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहें कि मुझे फलाना ने कहा और फलाना ने कहा, उससे मैंने बात सुनी, तो उसकी तो फिर तहकीकात नहीं हो सकती। जो तहकीकात होंगी तो सामने आएगा ना, कोई फोरम पे बात होगी तो सामने आएगा। ठीक है अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके बाद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका भी लेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब, जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हैं, वो मौजूद थे। अब हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारर साहब, जो मुमकिन तौर पे अगले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज आसिफ जरदारी साहब को आपका जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, उन्होंने सदर मुंतखब करवा लिया है। दूसरी मरतबा वो सदर बने हैं। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे हामिद मीर साहब और सलीम साफी साहब से डिस्कशन हो रही थी। वो कह रहे थे कि सदर बनाकर नून लीग ने अपने लिए हुकूमत चलाने की 5 साल की गारंटी ले ली है पीपल्स पार्टी से। आप लोगों के भी शुरू में शिकवे थे, अगर कैबिनेट में नहीं आएंगे तो इसका मतलब कभी भी पैरों से सीढ़ी खींच लेंगे, हमें ऊपर चढ़ा के सीढ़ी खींच लेंगे। अब वो डाउट्स तो नहीं है सदर जरदारी के मुंतखब होने के बाद? शिराज साहब, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखिए, हम आज हाउस में इकट्ठे रहे हैं। हमने पहला इंतखाब स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इकट्ठे लड़ा। स्पीकर हमारे थे, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का था, और फिर उसके बाद वजीर आजम हमारे थे, सदर उनके हैं। तो फ्लोर ऑफ द हाउस भी एक मिसाली कोऑर्डिनेशन रही आपस में। हमारे आज सारे वोट जरदारी साहब को पड़े, कौमी असेंबली के और सेनेट के, और वो नंबर हमने पूरा किया। पंजाब में इजाफी वोट पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इत्तेहाद एक मिसाली इत्तेहाद रहेगा। आपस के जो मामलात हैं वो खुश असलूबी से चलेंगे, मामला फहमी से चलेंगे, और इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा एक आपस में मिसाली ताल्लुक कायम हो चुका है, और हम मिल के जो इलेक्शन लड़ने की रविश चली है, ये हाउस भी ठीक चलेगा, और मेरा ख्याल है निज़ाम हुकूमत भी अच्छे तरीके से चलेगा। और जरदारी साहब के सदर बनने से मैं समझता हूँ वफाक मजबूत हुआ है। और उनके साथ हमारी जो अभी मुलाकात थोड़ी देर पहले हुई, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा, इसहाक डार साहब के हमरा, उनको मुबारकबाद हम देने गए थे। तो आपस में बड़े खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई। हमने उनको मुबारक दी, उन्होंने हमें मुबारक दी। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला अच्छे तरीके से आगे चल पाएंगे इंशाअल्लाह। सही है, लेकिन अगर तमाम दिक्कतें खत्म हो गई हैं, अब आप कह रहे हैं खुश असलूबी से मामला आगे चलेगा, तो फिर पीपल्स पार्टी, अब सवाल ये होता है कि वफाकी काबीना में क्यों नहीं आना चाहती? इस सब प्यार मोहब्बत के बावजूद वजह तो एक ही नजर आती है कि जो भी आप मुश्किल फैसले करेंगे उसका मलबा बहरहाल हुकूमत पे आएगा, वजीर खजाना पर आएगा, वो उसका बोझ नहीं उठाना चाहते। आपको भी यही वजह नजर आती है? देखिए, पीपल्स पार्टी की अपनी मंतक है, उनकी अपनी सियासत है। उन्होंने बेहतर जाना कि वो आईनी ओहदों पर जो हैं वो तैनातियां ले लें और काबीना में शामिल ना हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो कानून साजी में, फैसला साजी में, इवन पॉलिसी साजी में वो हिस्सेदार नहीं होंगे। उनकी मशावरत शामिल होगी। जो रोज़ाना की हुकूमत के मामलात हैं उस पर ना सिर्फ उनका मशवरा आएगा बल्कि उनसे रहनुमाई भी ली जाएगी। और सिंध में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में वज़ीर आला उनके हैं। तो ये सारे मामलात हमारे पेश नज़र हैं, और हम ये समझते हैं कि उनका फैसला दुरुस्त होगा काबीना में पोजीशन ना लेने का। आप लोग चाहते थे वो आए, या फिर आप लोग भी चाहते थे कि नहीं ठीक है, एक छोटी कैबिनेट बनाते हैं जिसमें हमारे ही लोग हों ताकि हम बेहतर तरीके से मामलात को चला सकें? देखिए, ये दोनों बातें एक तरह से दुरुस्त हैं। इनिशियली हमने बिल्कुल उनको दावत दी कि वो काबीना का हिस्सा बने और इस सारे सिस्टम में शामिल हों। अब उनके डिप्टी स्पीकर इलेक्ट हो चुके हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, उनके 2 गवर्नर्स आएंगे और वो हुकूमत का हिस्सा तो बन चुके हैं। काबीना में आने की दावत दी जो उन्होंने कबूल ना की। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों बातें एक तरह से दुरुस्त हैं कि अब छोटी कैबिनेट बननी है, और ये कैबिनेट कोई नवाजने के लिए नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का ये विजन है कि ये अब रेवड़ियां बांटने का या लोगों को नवाजने का टाइम नहीं है। ये संजीदा लोगों को ठीक पोजीशन पे लगाने का टाइम है, जो मेहनत करें लगन के साथ और इस मुल्क की मईशत को क्राइसिस से निकालें और पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियां बेहतर करें। तो ये काबीना छोटी बनेगी, संजीदा लोगों पर मुश्तमिल होगी, और ये पॉलिटिकल अकोमोडेशन भी जरूरी होती है। मगर ये एक छोटी काबीना मुल्क में एक अच्छा तासुर जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। यानी अब आप भी इवेंचुअली यही चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा ना बने? देखिए, उनको दावत दी थी, उन्होंने कबूल नहीं की। वो तो माजी की बात है। एज ऑफ नाउ अब जो पोजीशन है आपकी वो यही है, आगे बढ़े। और अब हम ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम एक छोटी काबीना बनाएं और संजीदा फैसले करें, उस मुल्क को मुश्किलात से निकालें। अच्छा, और जो संजीदा फैसले करें उसमें एक एडवांटेज तो आप लोगों को है शायद, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का भी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो मुफाहमत की बात करते हैं। जरदारी साहब इज नोन फॉर दैट कि मुफाहमत, रिकंसिलिएशन। तो कोई टकराव या तसादुम की सियासत अगले कुछ सालों में या इवन जो पॉलिसीज हैं उस लिहाज से नहीं देखनी जाएंगी, ये कंफर्ट है आपके पास? देखिए, ये होना भी नहीं चाहिए।
और इस मुल्क में मैं ये समझता हूँ कि जो कॉन्फ्रंटेशन की फिजा है वो 9 मई के बाद वैसे भी लाइन बड़ी क्लियर ड्रॉ हो गई हैं। और देखिए, ये मुल्क के अंदर जो अनसर्टनिटी पैदा की जाती है, जैसे आज शेर अब्दुल मरवत साहब ने एक बयान दिया, मैं बड़ी सख्त मजम्मत करता हूँ कि जी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खुदा न खास्ता इनकी असैसिनेशन की कोई पैसे किसी को दे दिए, ना कोई बुनियाद, ना कोई सबूत, और इस पे सोचा जा रहा है कि इस पे सीरियस एक्शन लिया जाए। कि ये रविश बन गई है कि आप उठते हैं और कहते हैं जी फलां मुझे मरवा देगा, और इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब पे इल्जाम लगाया है इसको हम संजीदगी से देख रहे हैं, इस पे मुशावरत जारी है, इस पे कोई ना कोई अली साहब, मैंने भी कहा था कि अली मोहम्मद खान से पूछा था कि शंदाना साहबा के बयानात आए हैं, आज शेर मरवत साहब का आया, बजाय लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर सबूत है तो फिर आप उस बंदे को दोष ना दें, पहले आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, तहकीकात कराएं। तो शेर मरवत साहब एटलीस्ट ये कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है जो मैंने आगे असद कैसे साहब और दीगर लोगों को दिखाए हैं, तो पहले तो ये मुतालबा करें ना उनसे कि वो सबूत दिखाएं किसी फोरम पे, और फिर आपको लगता है कि अगर झूठे हैं उनके क्लेम्स तो फिर आप आगे कर सकते हैं जो कार्रवाई आप करना चाहते हैं। देखिए, ये झूठे और बेबुनियाद क्लेम्स हैं, इनको चाहिए एफआईए में आए और ये सबूत वहां पे पेश करें और बताएं कि जी क्या सबूत इनके पास आया, फोरेंसिक करवाएं उसका, और कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्या वो सबूत जो हैं वो बिल्कुल इररिफ्यूटेबल हैं, जो नाकाबिले तरदीद हैं। तो ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना सियासत हो रही है कि जिसका दिल करता है वो कहता है जी फलां को मरवा दिया, फलां को मरवाना चाहते हैं। तो ये काम इस तरह चलेगा नहीं। मेरी ऑपोजिशन से भी दरखास्त है कि हम हुकूमत है, हम दिल बड़ा करेंगे, मिलजुल के मामलात को चलाएंगे, मगर अगर ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और टिकटॉक पे लाइक्स हासिल करने के लिए ये मामलात इसी तरह चलते रहे तो ये मुल्क का नुकसान होगा, मईशत का नुकसान होगा। लेट्स सी कि वो किसी कानूनी फोरम पे ये तमाम सबूत देते हैं या नहीं देते। लेकिन दूसरा आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, मुफाहमत हो, कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइजेस भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप लोग पीटीआई को, इमरान खान को तनकीद करते रहे कि देखिए जो सिविलियन स्पेस थी वो आपकी हुकूमत की वजह से खोई जा रही है। अब आपके पास भी ये बहाना नहीं है कि देखिए उन्होंने ये किया इसलिए हम भी मजबूर हैं, आपको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा के जो सिविलियन स्पेस है वो वापस लेनी होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोग उस मूड में हैं। अभी भी आपने जी देखिए, हर किसी की अपनी एक स्पेस है। हाँ। और मैं नहीं समझता कोई किसी किस्म का इंग्रेस है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो SIFC के इनिशिएटिव्स हैं वो बड़े उम्दा इनिशिएटिव्स हैं, वो IT की फील्ड हो, वो माइनिंग की फील्ड हो, वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, तो ये मामलात आगे चलने हैं, हर किसी का एक रोल है और ये मिलजुल के इस मुल्क को आगे लेके जाना है, क्राइसिस से निकालना है। जब मुल्क क्राइसिस के अंदर होता है तो ये नहीं देखा जाता कि कॉन्फ्रंटेशन करनी है, मफामत करनी है, सब जो है वो तूफान से निमटने के लिए लग पड़ते हैं। तो जब पीटीआई तो कहती थी कि हम और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, मुल्क के मसाइल को हल करेंगे, तो आप लोगों को क्यों एतराज होता था फिर उस वक्त? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जिस तरीके से मामलात को चलाया गया और 4 साल में मईशत जो है वो नोज डाइव कर गई, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए ना, हम 2018 में GDP ग्रोथ 5.8% पे छोड़ के गए थे, महंगाई 4% पे छोड़ के गए थे, और उसके बाद 2022 में महंगाई जो थी वो डबल डिजिट्स में चली गई हुई थी, ग्रोथ जो है वो माइनस में चली गई थी। ये कोरोना का बहाना करते हैं, बट बात ये है कि उसका फायदा नहीं ना, मुल्क को नुकसान हुआ। हम तो चाहते हैं कि मुल्क को इस नुकसान से साहब वो तो एक लंबी बहस हो जाएगी, क्योंकि 2022 में वो भी 6% पे छोड़ के गए थे, अगले साल आपने भी नेगेटिव कर दी थी ग्रोथ, जो कि बेसलाइन नीचे कर दी ना। नहीं, बेसलाइन नहीं नीचे की थी, विदाउट कोविड ही आप नेगेटिव में लेके चले गए थे। बहरहाल मैं कह रहा हूँ वो एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन काबीना की तश्कील के हवाले से आपने 5-6 रोज पहले शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा था कि 2 दिन में फाइनल हो जाएंगे, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, क्या स्टेटस है? मैं समझता हूँ कि वो मशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और अगले 24 घंटों में मुझे लगता है, गुमान है कि इंशाल्लाह ताला वो नाम पब्लिक भी हो जाएंगे और सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने उस दिन 2 दिन कहे थे, बस अब 24 घंटे में इंशाल्लाह ताला, गुमान और उम्मीद यही है कि अगले 24 घंटों में इंशाल्लाह ताला काबीना के नामों का ऐलान भी हो जाएगा और काबीना की तश्कील भी उससे लेट हो नहीं सकती, क्योंकि आगे फिर IMF के मामलात हैं और कैबिनेट के डिसीजंस की इंडोर्समेंट है। तो अगले 24 घंटों में इंशाल्लाह ताला काबीना की तश्कील, क्योंकि 24 घंटे ही रह गए तो कोई भी आप बात करेंगे वो कोई इतनी वायलेशन तो नहीं होगी कि आपने बहुत पहले खबर कर दी। तो बता दीजिए कि औरंगजेब साहब के हवाले से नाम आ रहा है, तो वो फुल फ्लेज फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, SAPM होंगे, एडवाइजर होंगे, उनकी नेशनलिटी के हवाले से भी इस वक्त सवाल चल रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी का एक जिम्मेदार रुकन हूँ, मेरे पास पार्टी का ओहदा भी है। टाइम से पहले कोई भी बात करना, मेरा एक पार्टी के अंदर भी ओथ है, मैं पार्टी के चीज़ों के लिए जवाबदेह भी हूँ। तो मैं समझता हूँ अगले 24 घंटों में ये मामला क्लियर हो जाएंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा,
फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन होगा। तो बस मेरी आपसे यही दस्तबदस्ता गुजारिश है कि मजीद 24 घंटे वेट कर लीजिए, ये सारे फैसले अवाम के सामने आ। और कल से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन है और साबिक वजीर आला भी रहे पंजाब के केटे के सेटअप में, उनको भी सेनेटर मुंतखब करवाकर उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री दी जा रही है। क्या इस बात में कोई सदाकत है? क्या इस हवाले से एटलीस्ट बातचीत हो रही है? देखिए, मेरी नजर से ऐसी कोई चीज अभी तक नहीं गुजरी। मोहसिन नकवी साहब ने बतौर निगरान वजीर आला पंजाब बड़ी तनदेही के साथ और उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। उनके पास जितना भी टाइम था उसमें वो बाकायदा एक अवामी वज़ीर आला के तौर पे सामने आए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब बड़े केपेबल शख्स हैं एंड ऑल प्रेजेस टू हिम। मैं बिल्कुल उनकी तारीफ करना चाहता हूँ उनकी कारकर्दगी की, मगर ऐसी मालूमात मेरे पास अभी नहीं है। जब होंगी तो आपसे जरूर शेयर कर लेंगे। और मोहसिन नकवी साहब क्या किरदार है यहाँ पे अता साहब सवाल उनकी कारकर्दगी का क्या नहीं है, इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पीटीआई का उस वक्त इल्जाम था कि हमें पंजाब में पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी, हमें दीवार से लगाया गया, हम जलसे नहीं कर सके, हम अपनी एक्टिविटी नहीं कर सके। और वो कह रहे थे कि पार्टिजन है, बायस है, वो उनका एक जमात की तरफ झुकाव है। ये इल्जामात, ये पस मंजर था उसका। और अब अगर आप उनको काबीना में शामिल कर लेते हैं जिन्होंने अभी इलेक्शन करवाए हैं बतौर एक न्यूट्रल केयर टेकर, तो फिर इल्जामात तो तकवीर पकड़ेंगे। उसमें तो ऐसा लगेगा इल्जाम। देखिए, मैं समझता हूं कि पीटीआई के पास एक मौका था कि वो जो वज़ीर आला के 3 नाम दिए थे वो किसी एक पे कंसेंसस कर लेते और तकरीबन किसी एक पे कंसेंसस हो गया। तो माजी की बात होगी ना, उसके बाद जो एक साल की हुकूमत है उसकी मैं बात कर रहा हूं। होती है ना, मैं वही अर्ज करूं ना, आपके पास ऑप्शन होती है कि निगरान वज़ीर आला के नाम पे आप अग्री कर जाएं, आप कोई बैठ के सेटलमेंट कर लें गवर्नमेंट के साथ या अपोजिशन के साथ, वाइस वर्सा। वो नहीं हो सकी। तो मोहसिन नकवी साहब का नाम मैंने भी मीडिया से ही सुना है, इसलिए मैं इसकी ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ। तो जैसे ही कोई मामलात सामने आएंगे आपको इत्तला दे दी जाएगी, मगर मेरी नजर से ऐसी कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं गुजरी अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अता तारा साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अली मोहम्मद खान साहब और इससे पहले अता तारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आपकी जमात में काफ़ी लोग मुतमईन होंगे कि एक बहुत बड़ा दावा किया था 2015 में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, उस वक्त के आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कि आप 3 साल के लिए आते हैं, हमें यहीं पर रहना है। और उसके बाद उस वक्त मुश्किल वक्त था, वो जिला वतन भी हुए, लेकिन आज मुतमईन होंगे आप लोग कि उनकी बात दुरुस्त साबित हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये उस कंसेप्ट में था कि देखें नॉर्मली आते हैं, सिविलियंस आते हैं, उनके रिटायरमेंट की अपनी एक एज होती है और वो रिटायर हो जाते हैं। पॉलिटिशियन जो है वो कभी अपने आप को रिटायर नहीं करता। आज आप देखें कि अल्लाह ताला के फजल से आसिफ अली ज़रदारी साहब पहले सिविलियन सदर है जो दूसरी मरतबा जो है मुंतखब होकर सदारती उसमें जा रहे हैं। और अगर ज़िंदगी रही और हमारे पास मेंबर्स रहे तो क्या शायद तीसरी दफ़ा भी हों। तो ऐसा हमारी रिटायरमेंट, पॉलिटिशियन की रिटायरमेंट एज नहीं होती बेसिकली। इसी उस हवाले से पाकिस्तान भी बस पार्टी का वर्क है और अहदेदार, बल्कि पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल मुतमईन है। और उनको जो है मतलब है कि आज मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज दूसरी दफ़ा ज़रदारी साहब जो हैं वो एक बड़े मार्जिन से प्रेसिडेंट बने हैं। और मैं साथ साथ अप्रिशिएट करूँगा महमूद खान तजरी साहब को, जिन्होंने एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो है वाक़ है। उन्होंने कहा पहली मरतबा ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें कोई खरीदो फरोख्त हमें नहीं नजर आई। और खरीदो फरोख्त नजर आई। दूसरी बात है कि उन्होंने उनको मुबारकबाद दी थी और अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रिवायत। अभी हमारे तजज़ियाकार इस पर बात कर रहे थे और इस बात की तायद की अता तारा साहब ने कि सदर ज़रदारी को सदर बनाकर जो है नून लीग ने गारंटी ले ली है कि हमारी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होगा पीपल्स पार्टी से। क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसे क्यों खतरा होगा? हम किस चीज़ का खतरा? अगर ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट न भी होते फिर भी खतरा नहीं था। और फिर भी खतरा नहीं होता, खतरे की कोई बात नहीं, तो फिर तो आप कैबिनेट में भी आ सकते थे। देखें, नहीं, हमने पिछले 16 महीने जो गुजारे थे उसमें हमारी लियाज़ों को अच्छा नहीं रहा। और हमेशा PMLN के दोस्त हमारे कहते थे कि हमें इत्तेहादी जमातें हैं, बहुत ज़्यादा वजारतें हमने इत्तेहादी जमातों को दे दी, हम खुल के जो है वो वजारतें मतलब है कि फ़ैसले नहीं ले सकते हैं। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से, पॉलिटिकल विटामाइजेशन के हवाले से। तो हमने इस दफ़ा कहा कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, लेट देम डू इट। और मेजॉरिटी के सवाए MQM की और शायद बलूचिस्तान में पार्टी के एक अद्दू का वज़ार अब सपोर्ट, अब कोई नीम सपोर्ट नहीं, अब तो फुल आप पीछे खड़े हुए हैं उनके। उन्होंने आपको वोट भी किया और ज़रदारी साहब ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, जहां आपको ज़रूरत होगी हम अपना बाजू आपको देंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। तो अब तो मुकम्मल आप साथ हैं। तो ये नहीं हो सकता कि अब जो इस हुकूमत का बैगेज है वो इस हुकूमत में ही रहेगा, वो आप पे भी रहेगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई उनको ओन नहीं करते। हम कोई मतलब है कि हम कभी भी उसको डिसोन नहीं कर रहे हैं। हम ओन कर रहे हैं। हुकूमत को हम अच्छे मशवरे देंगे। इस मुल्क को जो है
मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंसी में जो जरदारी साहब आए हैं वो एक अहम रोल प्ले करेंगे, जैसे माजी में 2008 से 13 तक उन्होंने किया। प्रेसिडेंसी में वो एक मुफाहमत की जो है, जिस तरीके से कहा था कि मुफाहमत के बादशाह हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस को, स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे, इकट्ठे बिठाएंगे, उनको जो है टेबल पर बिठाएंगे और इस मुल्क को अंधेरों से हमने उजाले की तरफ लेके जाना है। हमने लोगों ने जो उम्मीदें रखी हैं, मुश्किलात जो हैं, उसको मुश्किलात को हमें दूर करना तारा है। साहब ने कहा जितने हमारे पॉलिसी डिसीजंस होंगे उसमें भी हम मुशावरत करेंगे पीपल्स पार्टी से, तो यानी कि आप भी उसका हिस्सा होंगे। बिल्कुल, हम उनको अच्छी फीडबैक देंगे और उनको बताएंगे कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या नहीं अच्छी, क्योंकि उनकी हुकूमत है, हमसे मशवरा लेंगे तो बिल्कुल हम 100% दुरुस्त मशवरा देंगे। और इलेक्शन से बिल्कुल पहले पूरी कैंपेन में बिलावल साहब ये कहते रहे ये लाडले हैं, बैसाखियों पे आ रहे हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात इलेक्शन में अब जो है वो वजीर आजम भी उन्हीं का है। तो अगर वो लाडले थे और उनको वोट पड़ा है, जैसे बिलावल साहब ने कहा ना, बाकी हुकूमतों का नहीं पता, सिंध हुकूमत फॉर्म 45 पे ही बनी है, तो अगर कोई शक व शुबा था तो अब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वोट से फिर आसिफ अली जरदारी साहब को भी फायदा हुआ है। देखें, इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं नहीं है, ये डिबेटेबल है। हमारे दोस्तों को भी कोई कहीं ना कहीं शायद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम अपने जो है एविडेंस कंपाइल कर रहे हैं और हम उसके साथ प्रॉपर फोरम पे जाएंगे। हम ये बयानबाजी नहीं करेंगे ये हो गया वो हो गया। हम दूसरों को भी कह रहे हैं कि जिनके पास एविडेंस मौजूद है वो अपने फोरम पे जाएं। और अब इस वक्त जो चीज़ें मौजूद हैं, जो नंबर्स मौजूद हैं, जो नंबर गेम मौजूद है, उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नंबर 1 पे थी, PMLN 2 पे थी, तीसरे पे हम थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ बैठना नहीं चाहती, असेंबली के PTI के साथ बैठना नहीं चाहती, दो जमातें थे। बिल्कुल हमने नून लीग के मुखालिफ वोट लिए, हमने नून लीग के खिलाफ कैंपेन चलाई, लेकिन हमने कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं की है। लिहाजा हमारे पास एक ही ऑप्शन थी, PMLN और हमने मिलना था। अगर हम न मिलते तो इस मुल्क में एक और इलेक्शन होता, जो कि ये मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता उस इलेक्शन में। यानी आप बिलावल साहब अपनी उस पोजीशन पे मौजूद हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन से पहले सिस्टम के लाडले थे। नहीं, मैं ये कह रहे हैं कि हमने उनके खिलाफ कैंपेन की और हमने उनके खिलाफ ये कैंपेन की थी। हमने उनके जो चीज़ें हैं उनको हमने क्रिटिसाइज़ भी किया कि ये चीज़ें गलत थी, जो चीज़ें ठीक थी। लेकिन बात यह है कि जब पार्लियामेंट में आ जाते हैं, पार्लियामेंट नंबर गेम है। पहली प्रायोरिटी तो थी PTI की, वो हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे, किसी साथ बात नहीं करना चाहते थे, सिवाय PMLN और पीपल्स पार्टी के, बाकी सबके साथ बात करना चाहते थे। आपने कहा जरदारी साहब मुफाहमत के चैंपियन है और उनको इस नाम से जाना जाता है, लेकिन इस वक्त मुफाहमत से ज़्यादा तो आप लोगों के जो मफादात हैं वो आपको एक करके रखेंगे ना, क्योंकि हदफ आपका जो है, जैसे आप लोग खुद कहते हैं हमने साथ इलेक्शन लड़ा, PDM में साथ है, हदफ तो आपका जो मुखालिफ है वो तो PTI है ना इस वक्त। पॉलिटिक्स में कोई मुखालिफ किसी वक्त भी नहीं होता। देखें, PMLN और हम मुखालिफ थे, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मुस्लिम लीग काफ हमारी मुखालिफ थी, हमारे साथ मिली, MKM हमारे साथ ऑफ एंड ऑन, हमारे लव एंड हेट रिलेशन चलता रहता है। सियासत में कोई नहीं होता। सियासत में आपको इतना रास्ता छोड़ना पड़ता है ताकि आप अक्रॉस टेबल आंखें मिला सकें। आज मुझे बताएं कि जब मौलाना फजल रहमान साहब या चकजई साहब को PTI ने के साथ बैठे इत्तेहाद के, महमूद खान को उन्होंने कैंडिडेट बनाया, तो माजी में कितनी उन्होंने उनके खिलाफ बातचीत की, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल आप क्रिटिसाइज़ करें और जब ज़्यादतियात पे जब जाएंगे, अगर मैं खुदा खासा पे ज़्यादतियात पे हूँ तो आपके साथ मैं आंखें कैसे मिला सकूँगा, कैसे बैठूंगा आपके साथ? तो फिर क्या मामला हुआ कि जब PTI के रिजर्व सीट्स का इशू था, SIC का, तो आप सब पहुंच गए उनकी रिजर्व सीट्स लेने के लिए? अगर आपको इतने ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का ख्याल है, बात करते हैं, तो कम से कम आईनी चीज़ को, कानूनी चीज़ को एक तरफ रख के एक जमहूरी फैसला करते, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के जरिए के तहत ना करते, इकदाम ना उठाते। फिर देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जिस जमात के साथ उन्होंने मर्जर किया, जिस जमात में वो शामिल हुए हैं, उनकी ना रिजर्व, फिर प्योरली एक टेक्निकल नुक्ते पे जा रहे हैं। मैं तो जमहूरी वैल्यूज की बात कर रहा हूं। नहीं तो आए, अब पार्लियामेंट में आए हुए हैं ना, ये शोर शराबा छोड़ें, आए कानून साजी करें। आज तो नहीं किया कानून शोर शराबा, आज कानून साजी करें जी, कानून साजी करें। पार्लियामेंट में जो खदशात उनको आज हैं या हमें हैं, कल वो ना हो, और आज जो ये चीज़ें खामियां हैं उसको दूर करें। अगर हम नहीं करेंगे, 5 साल बाद फिर इलेक्शन है, फिर ये दोनों होगा, फिर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे होंगे और हम रोएंगे पीटेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ऐसी कानून साजी करें जो चीज़ें गलत हुई हैं उनका रास्ता रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो कल लोग हमें कहेंगे आप पार्लियामेंट में तमाशा बनाया हुआ था, आपने कानून साजी नहीं की, तो आप भुगतें। अभी बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।